सभी मित्रों को नमस्कार। न्यायदान सभा के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रणाम गुरु जी। आज का प्रश्न विनय झुलरे जी और बंधु जी के द्वारा जबलपुर से पूछा गया है। वो उनका जानना है कि अभी G20 मीट में विभिन्न देशों से आए राज्य अध्यक्षों के बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वसुधैव कुटुंबकम पर सहमति जाहिर की। वसुधैव कुटुंबकम आपके द्वारा परिभाषित वसुधैव कुटुंबकम से किस प्रकार से यह मेल खा रही है अथवा नहीं, और आने वाले समय में इस परिकल्पना में देश विश्व के आम जनता के बीच में इसका क्या प्रभाव होने वाला है। G20 मीट में और किन किन बातों पर सहमति हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को लेना चाहिए। आपके विचारों को हम न्याय धर्म सभा NDS के सदस्य और आम जनता जानना चाहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम के मुद्दे पर हमारा संगठन 25 सितंबर 1990 से काम कर रहा है। उन्नीस में एक प्रज्ञानगर के नाम से हमने जबलपुर में एक प्रायोगिक दिव्य जीवन पद्धति इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए एक नगरीय व्यवस्था दी थी। कुटुंब कहते हैं परिवार को, और वसुधैव कुटुंबकम का मतलब हुआ कि पूरी पृथ्वी ही एक बड़ा परिवार है, एक ग्लोबल फैमिली। वसुधा कहते हैं इस पूरे ग्लोब को, धरती को। तो पूरी वसुंधरा ये एक परिवार के रूप में, एक फैमिली के रूप में स्थापित हो, जिसे परिवार में सबके सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है, सबको सुरक्षा प्राप्त होती है, सबके हित सुलभ कराए जाते हैं, सबको स्वास्थ्य संरक्षण सामूहिक रूप से व्यवस्था दी जाती है। उसी तरह से जब हम सभी लोग इस पूरी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के द्वारा देखें तो एक परिवार ही है। इसका मुखिया एक ही मौलिक तत्व है, एक ही फंडामेंटल एलिमेंट है जो विकसित होकर के एक से दूसरा तत्व, दूसरे से तीसरा तत्व, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, ऐसे करके आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि क्रिएशन में आते हैं, सृष्टि में आते हैं। फिर इन पंचतत्वों के सामंजस्य से सभी प्रकार की जड़ वस्तुओं का निर्माण होता है। अनेक प्रकार की धातुएं, लोहा, पीतल, तांबा, सोना, चांदी, जाने क्या क्या, बहुत सी धातुएं, बहुत सी वस्तुएं निर्मित होती हैं। इसके बाद वृक्ष, वनस्पति इन्हीं पंचतत्वों के सामंजस्य से अगले आयाम में उत्पन्न होते हैं। फिर इसके बाद
पशु पक्षी यानी जीव जंतु, वो भी इन्हीं पंच तत्वों के सामंजस्य से अगले आयाम में उत्पन्न होते हैं। फिर इसके पश्चात इन जीव जंतुओं में से कुछ प्रशिक्षित होकर मानसिक रूप से विकसित होकर एक ऐसा प्राणी बनता है जिसे आप मनुष्य कहते हैं। इसमें मनस तत्व का उदय हो जाता है। तो तन से ऊपर मन भी इसका बौद्धिक तल काम करने लगता है और ये 2 + 2 = 4 हुए या 3, 5 हुए, इसका फैसला कर लेता है। तो जो सही और गलत का परीक्षण कर लेता है, उसे देख करके सही वाले पे टिक सकता है, उसे मनुष्य कहते हैं। पशु पक्षियों में ये बोध नहीं हो पाता कि 2 में 2 जोड़ने से कितना हो जाएगा, 4 होगा या 3, 5 होगा, तो वो अबोध कहलाते हैं सब। लेकिन ये बोधपूर्ण जो आदमी है, एक ऐसा जीव जिसमें बुद्धिमत्ता दिखाई देती है, इसका नाम मनुष्य है। तो ये मनस्वी प्राणी, मनोबुद्धि इसमें काम करती है। तो ये इस पूरे सिद्धांत को, इस पूरी फिलॉसफी को, इस पूरे दर्शन को समझ सकता है तात्विक विवेचन करके कि आत्मनः प्राणो वजायत, प्राणात् श्रद्धाम, खम वायु ज्योतिरापा, इंद्रिय मन सभी चीजें इसी से उत्पन्न होती चली जाती। सारा सब कुछ एक ही तत्व ऐसे रोटेट हो रहा है, जैसे दूध को जमा दिया तो दही हो जाता है, फाड़ दिया तो पनीर हो जाता है। आप उसके कितने भी रूप बनाते चले जाते हैं, फिर उसका मावा बना देते हैं, खोया तो वो मिठाई बन जाता है। अब कितनी चीजों में उसी एक ही तत्व को बनाते चले जाते हैं। तो एक ही तत्व अनेक प्रकार के नाम रूप गुण धारण करता चला जाता है। तो ये अनेकता इस जगत में दिखने लगती है, रहता वो एक ही है। तो जब एक ही इसका मुखिया है और बाकी सब उसके अनुवर्ती, उसी के अपने ही अंग प्रत्यंग हैं, तो ये तो एक परिवार ही हुआ। और जब ये एक ही परिवार है तो इसमें इतना संघर्ष क्यों? अलग अलग देश बना बना के, अलग अलग सेना, डंडा, झंडा, इसकी जरूरत कहाँ है? इधर एक आपने राष्ट्र बना लिया, दूसरे ने उधर बना लिया, तीसरे ने उधर बना लिया, जिन्ना ने पाकिस्तान बना लिया, और इधर नेहरू ने हिंदुस्तान बना लिया। कुछ लोग बोले ये इंडिया है, दूसरे लोग बोले भारत है, कुछ लोग बोले इंडिया दैट इज भारत है, कहेंगे सब विद्वान हैं। तो आप इसको करोगे क्या? सारी फिलॉसफी, सारा विज्ञान, सारा ज्ञान खोज के यही बता रहा है, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जब आप उदार प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं, उन्नत प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं, श्रेष्ठ आचार विचार वाले हो जाते हैं, श्रेष्ठ आचार व्यवहार वाले हो जाते हैं, तो आप कहते हैं कि सत्य तो यही है कि इस दुनिया में दूसरा कोई है नहीं, एक है तत्व रचा संसारा, और मिथ्या है सब मारी मारा। तो इतने हथियार, इतने गोला, इतने बारूद की कहां जरूरत है? अरे भाई, कोई नासमझ जीव जंतु कोई अटैक करे
तो ठीक है, उसकी सुरक्षा के लिए बाउंड्री बना दो, वैसे नहीं आएगा, अधिकांश रुक जाएंगे। फिर कोई अंदर आ जाए तो उसे पकड़ के उस पार उतार दिया करो। तो ये तो सामान्य सुरक्षा प्रणाली से ही हो जाता है। ये हमला प्रणाली कहां से आया? एक दूसरे को मिटा देने के लिए सब परमाणु बम बनाए बैठे हो। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हर देश का राजा अलग। अगर दो लोग राजा बनने के लिए आमादा नहीं होते तो आजादी के समय द्विराष्ट्र का सिद्धांत कहां से आता? मुसलमान यहां भी हैं, मुसलमान वहां भी हैं, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में हैं। तो कुछ लोग जो बोले कि वो अपना उधर अलग राष्ट्र बनाएंगे, तो मुसलमान तो मिक्सचर थे यहां वहां, तो अलग राष्ट्र की कहां जरूरत थी? तो एक ही राष्ट्र पर्याप्त। एक आक्रमण किया, उसने कब्जा कर लिया, दूसरा आक्रमण किया, उसने कब्जा कर लिया। एक दूसरे पर आप आक्रमण क्यों करते हो? एक व्यवस्था दे दो धर्म की, जिसको अच्छा लगे वो उसको माने, ना अच्छा लगे छोड़ दिया करो। राष्ट्रीय व्यवस्था कामन रखो। राष्ट्रीय व्यवस्था एक संविधान बना दो जो न्याय के सिद्धांत पर आधारित करो। न्याय कहलाता है कि सभी समाधिकारी हैं, सब में आत्मिक समता है और गुणात्मक औचित्यता। आत्मिक समता और गुणात्मक औचित्यता, प्रकृति गुणमयी है। तो परमात्मा और प्रकृति के संयोग से, ब्रह्म और माया के संयोग से, एनर्जी और सॉफ्टवेयर के संयोग से कोई भी चीज आप बना सकते हैं। आपके पास एनर्जी हो और उसे बनाने की इच्छा शक्ति हो, प्लानिंग हो, कल्पना हो, आयोजना हो, प्रोग्रामिंग हो, आपका तैयार है। अब कितनी भी प्रोग्रामिंग कर लो, एनर्जी नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। और एनर्जी है और सॉफ्टवेयर नहीं है तब भी कोई उपकरण ना चलेगा आपका, सारे रोबोट शांत हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें दो चीजों का ये संयोग बन जाता है। आत्मनः प्राणो वजत, आत्मा से प्राण उत्पन्न होता है। प्राण में धारणा शक्ति है, वो कोई भी प्रकृति धारण कर सकता है। तो एनर्जी और सॉफ्टवेयर ये दो हो गए, उसमें जो भी इच्छा शक्ति रख दो वो रख लेता है। प्राण ऊर्जा में कोई भी आप सॉफ्टवेयर डाल दो वो डल जाता है, कोई भी नाम रूप गुणों से पकड़ा दो पकड़ लेता है, चलते रहता है। इतना ही कुल संस्कार विज्ञान है। अब इसके आधार पर ही सारी चीजें बन रही हैं, चल रही हैं। तो ये सारा का सारा जब एक ही तत्व से बन करके ये तैयार है, तो यहां पर लड़ने की कहां जरूरत है? अब किसी को अलग से अपना कब्जा जताने की क्या जरूरत है कि इतना कहता है कोई मेरे कब्जे में रहेगा, उतना तुम्हारे कब्जे में रहेगा। पांडव कहते हैं हम राजा बनेंगे, कौरव कहते हैं हम राजा बनेंगे। उनका भी द्विराष्ट्रीय सिद्धांत आ गया, तो उधर हस्तिनापुर बना दिया, फिर दूसरी तरफ इंद्रप्रस्थ बना दिया। कहीं भी हरियाणा में रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, इनका कब्जा दिल्ली पे रहेगा, उनका कब्जा हरियाणा पे रहेगा। फिर नेहरू जिन्ना बोले कि उनका कब्जा पाकिस्तान पर रहेगा, इनका कब्जा हिंदुस्तान पर रहेगा। तो कौरव पांडव तुम लड़ रहे, एक ही वंश के लोग, लड़ने की कहां जरूरत है? एक ही परिवार है, तो परिवार में कोई भी आप अगर जन समर्थन से कहो, महालोकतंत्र लागू हो, तो दुर्योधन और युधिष्ठिर को कहां लड़ना हो? तो जनता जिसे ज्यादा वोट दे देगी वो राजा बना दो। हथियार से फैसले क्यों हो रहे हैं? अगर जन समर्थन से बनना है तो हथियार से क्यों लड़ रहे हो?
इसका मतलब तुमको राजपद जो है जनपद के रूप में स्वीकार नहीं, राजमत जो है वो जनमत के रूप में स्वीकार नहीं। तो जनमत नहीं होगा तो फिर जनता के बीच में जो गुंडे रहेंगे वो अपना मत चलाना शुरू कर देंगे, कहेंगे हम राजा, हमारा मत चलेगा। तो लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि लड़ाई बंद। ये G20 क्यों कर रहे हो? 20 देश मिलके एक बात क्यों नहीं पारित कर लेते हो कि ये 20 देशों का एक ही राष्ट्र होगा, सबका एक ही बजट बनेगा और उसमें सबके लिए 4 चीजें, जनाधिकार 4 ही होते हैं, शिक्षा प्राप्ति का, रोजगार प्राप्ति का और आवासीय सुविधाएं प्राप्ति का और चिकित्सा आदि संरक्षण प्राप्ति का। तो 4 चीजें आप घोषित कर दो कि जो जहां भी नागरिक है उसको ये 4 चीजें प्रोवाइड करना सरकार का काम है। एजुकेशन टू ऑल, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, एकोमोडेशन टू ऑल, प्रोटेक्शन टू ऑल। खत्म। जितना भी बजट बनता है 4 भाग में बांट दो, वो चाहे फ्रांस का हो, चाहे जर्मनी का हो, चाहे अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, भारत का हो, चीन का हो, रूस का हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? 4 भाग में सारा का सारा राजकोष बढ़ जाएगा, जनहित में चारों व्यय होगा। इसमें कुश्ती लड़ने की कहां जरूरत है? किसी को कहां तकलीफ है इसमें? तो G20 जो लोग बने हुए हैं वो इनफैक्ट ये सब गुंडा 20 है, 20 गुंडों का एक सम्मेलन। एक तरफ दुर्योधन गुंडा है, दूसरी तरफ युधिष्ठिर गुंडा। अब दोनों राजगद्दियां थियाना चाहते हैं, दोनों ही नहीं कह रहे हैं कि वोटिंग करा दो, जनता जिसे चाहे उसे राजा बना दे। ना युधिष्ठिर बोल रहा, न दुर्योधन बोल रहा, न भीष्म बोल रहे, न कर्ण बोल रहा, न कृष्ण बोल रहे। ये सब देखो कितने, और सारी दुनिया का मर्डर करने के लिए तैयार है। महाभारत में करोड़ों लोगों की हत्या कर डाली, मगर एक बात नहीं बोले कि जनता जो भी वोट जिस पक्ष में दे दिया करे उसको राजा बना दो। परिवार में क्या है, मुखिया जिसको बनाना है, सभी लोग जिससे सहमत हो जाए उसको मुखिया बना दो। मुखिया ने कोई फैसला दिया तो नहीं सहमत है, वोटिंग करा दो। अगर बहुमत आ गया तो मुखिया की बात लागू हो जाएगी, बहुमत अगेंस्ट चला गया तो वो बात खारिज हो जाएगी। जनता फिर जनता से पूछो कि सहमत क्यों नहीं, सुधार करके लागू। तो जनमत पर आधारित कर दो तो एक भी बंदूक नहीं बनानी पड़ेगी, कोई बम नहीं बनाना पड़ेगा, मिसाइलें नहीं बनानी पड़ेगी, फाइटर जेट नहीं बनाने पड़ेंगे। क्यों? ये सारी गुंडागर्दी है। कौरव पांडव एक गुंडागर्दी है, राम रावण युद्ध एक गुंडागर्दी है। क्यों भाई? सीता हरण करना है नहीं करना है, वोटिंग करवाओ। अयोध्या से सीता आई है, लंका से रावण आया है, दोनों जगह वोटिंग करा लो। अगर जनता कह देगी सीता हरण कर ले जाओ तो ले जाओ, वो कहे मना कर दे तो मान जाना। जनता कौन वोटिंग देगी? कौन चाहता है कि हमारी सीता ले जाओ भैया, और उसकी मर्जी के विरुद्ध कोई वोट देगा? इसका मतलब रावण को काहे, जनता पर वो गुंडा बैठा है, जनता की सुन ही नहीं रहा। आज भी गुंडे बैठे हैं और कहते हैं लोकतंत्र है, जनतंत्र है, प्रजातंत्र है। कहां प्रजातंत्र है दद्दू? कहीं दिखता है प्रजातंत्र? अगर प्रजातंत्र होगा तो G20 नहीं होगा। ये क्यों फैसला कर रहे हैं वहां बैठ के 20 आदमी? ये कौन होते हैं? वो वार्ता कर रहे हैं, 20 गुंडे बैठ के वार्ता कर रहे हैं। किस बात का? कि जनता के भाग्य का फैसला कैसे करें। नहीं, जनता का काम है तुम्हारे भाग्य का फैसला करना कि तुम वहां बैठोगे कि नहीं बैठोगे, राष्ट्रपति बनोगे कि नहीं बनोगे। जनता तुम्हारे भाग्य का फैसला करेगी।
तुम जनता के भाग्य का फैसला कर रहे हो। जनता को अपने भाग्य का विधान करने दो। महाभारत का एक श्लोक है, न वै राज्यम न राजासीन न च दंडो न दांडिका धर्मेणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ते परस्परम। न्याय धर्म के द्वारा प्रजा पारस्परिक हितों की रक्षा आपस में स्वयं आपसी सहमति से, माने मतदान करके। सहमति कैसे पता चलेगा? वोटिंग करा लो। तो जनता आपसी सहमति से सभी के हितों की रक्षा न्याय धर्म के द्वारा कर लेती थी। न्याय इतना ही है कि सब मालिक होंगे, सबको मताधिकार होगा। दूसरा कोई कौन होता है किसी को कोई अधिकार देने वाला? तो दो गुंडों का शासन। नेहरू कह रहे हैं हम राजा बनेंगे, वो कह रहे हैं हम राजा बनेंगे। अरे जनता से वोटिंग करा दो, जिसको राजा बनाना है वो बना लेगी, जिसको उतारना है उतार देगी। और अगर किसी को बनाने के बाद भी कोई ठीक से काम न कर रहा हो तो उसको चाहे तो वापस भी ले ले, दूसरे को भेजे चुन के। वोटिंग द्वारा फैसले कराओ, सारे झगड़े खत्म। जज को निर्णय करने दो, निर्णय को पारित खारिज का अधिकार जनता को दो। मंत्री को नीतियां बनाने दो, नीतियों को पारित खारिज करने के लिए जनता की वोटिंग करा दो। नेताओं को विधान बनाने दो, जितने विधायक हैं कहे तो बनाओ विधान। और जब बन के तैयार हो तो जनता पारित करेगी, जनता खारिज करेगी वोटिंग के जरिए। बहुमत आया तो पारित, बहुमत नहीं आया तो खारिज। पक्ष विपक्ष नोट करा दिए करो उसको, पहले दे दो, लोग देख लें, समझ लें, सुन लें, डिस्कस कर लें, फिर एक दिन नोटिंग करा लो, 1 हफ्ते का टाइम दो। जज ने फैसला दिया सरदार भगत सिंह को फांसी लगेगी, गांधी जी जेल में डाले जाएंगे, जज के फैसले। अब जज ने फैसला दे दिया, लेकिन इसे लागू करने के लिए पहले वोटिंग करा लो जनता की। और जनता की वोटिंग से होता तो बाबर यहां आके राजा कैसे बनता? जनता की वोटिंग से यहां हो रहा होता काम तो दुर्योधन जबरन गद्दी पर क्यों चढ़ता बैठता? लोग कहते कि युधिष्ठिर और दुर्योधन ये दोनों जो है उम्मीदवार हैं और जनता इनमें से जिनको चुनना चाहे तो चुन ले। और भी कोई लोग खड़े होना चाहे खड़े हो जाएं। पता चला 100 आदमी खड़े हो गए, युधिष्ठिर दुर्योधन दब गए उस भीड़ के नीचे। अब फिर उसमें से चाहे जिसको जनता चुन ले। जब ज्यादा भीड़ हो जाए खड़े होने वालों की, इतना बैलेट पेपर कहां से लाओगे, तो चिंता की बात नहीं है, टेस्ट रख दो, अभी भीड़ छट जाएगी। उसमें परसेंटेज बेस पे जिनके टॉप एक समान नंबर है उनको ले लो, कह दो कि हाँ इतना बाउंड्री के ऊपर वाले हैं, इतने पास हुए हैं, तो हजारों लोग खड़े हो जाएं, 1000 को टेस्ट में बैठा दो। उनमें से जितने रैंकिंग लिस्ट से आ जाए ऊपर तो कट ऑफ लिस्ट निकाल लो उतने और कह दो भाई अब ये 10 बच्चे हैं, 10 में से एक चुनना है, जिसको चाहो वोट दे दो। जनता जिसको सबसे ज्यादा वोट दे देगी वो बन जाएगा राजा, दुर्योधन बने चाहे युधिष्ठिर। अब पता चला पहले ही क्वालिफाइंग राउंड में ही बाहर हो गए दुर्योधन, तो फेल ही हो जाते वैसे भी, तो लड़ाई खत्म। फिर भी जिद करते कि हम जबरदस्ती करेंगे, हम राजा बनेंगे, तो उसको जनता के हाथ में ही छोड़ दो, कहते फिर अपना जनता से जाके पूछो कि तुम वो राजा स्वीकार करेगी कि नहीं। और नहीं मान रही तो जनता पड़ जाएगी पीछे डंडा लेके। और जनता तो देखो, जनता को आप नियंत्रित नहीं कर सकते। जनता तुम्हारे हथियार से नहीं, जनता तो थप्पड़ मार मार के तुम्हारी तबीयत सही कर देगी। भाई तुम हथियार लिए घूमते रहो, तुम कहोगे हम सब बड़ा परमाणु बम फेंक देंगे, अरे जहां पे नहीं फेंके होगे वहां की जनता तुमको कूट डालेगी। एक जगह जहां फेंक दोगे तो और ज्यादा बलवा हो जाएगा, दूसरी गांव के लोग आ जाएंगे, वो कहेंगे अरे वो हमारा उधर गांव खत्म कर दिया, इसे कूटो, तुम्हारा घर समेत एक एक ईंट निकाल लेंगे वो लोग। जनता से कोई राजा लड़ नहीं सकता, ये पक्का समझ लो। और जनता से लड़ने जाओगे तो जनता ऐसी है कि तुमको सारी ही प्रजा मारनी पड़ेगी, तभी तुम शांति से रह सकते हो। फिर
और जब सारी प्रजा मार दोगे तो तुम तो वैसे ही चोरी करने आए थे, उनका माल ही लूटने आए थे। जब वो प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे, तुम जिंदा भी नहीं रहोगे, तुम खुद ही मर जाओगे। इसका मतलब प्रजा को मार के कोई जिंदा नहीं रह सकता। मछुआरा अगर सारी मछलियों को गुस्से में मार डालेगा तो शिकार किसका करेगा? इसलिए वो मार भी नहीं सकता सबको। जिंदा रहने के लिए जनता का जिंदा होना जरूरी है, तभी राजा जीवित रहेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। तो ये बात ठीक से समझ लो कि गुंडागर्दी का शासन उसे कहते हैं, तानाशाही, जबरदस्ती का, कि जानाशाही की जगह तानाशाही। जनताशाही ठीक नहीं है क्या? तो ये तानाशाही क्या जरूरत? हर चीज का फैसला जो भी आप लेना चाहते हो उसे जनता से पारित खारिज कराना शुरू कर दो। इसे लोकतंत्र कहते हैं। आज तक कोई चीज जनता से पारित खारिज नहीं कराई जा रही, और कह रहे हैं जनतंत्र है, लोकतंत्र है, और है गुंडातंत्र पूरा। इसलिए जो वसुधैव कुटुंबकम है वो केवल जिस दिन लोकतंत्र आ जाएगा ना, अभी आया नहीं है इसलिए वसुधैव कुटुंबकम नहीं हुआ है। जनता से पारित खारिज कराने का नियम जैसे ही लागू होगा एक देश में भी, तो पूरी दुनिया में सभी देश समाप्त हो जाएंगे। लोकतंत्र एक देश में भी अगर लागू हो जाएगा, द्वादश मताधिकार, नियम नीति निर्णय की पारित खारिज जनता करेगी। नेता मंत्री जज इनको भी पारित खारिज जनता करेगी। ट्रस्ट से नियुक्त हो, लेकिन इनको बनाए रखना या हटा देना ये जनता के मतों से होगा फाइनल। तो जनमत से पारित खारिज हो। कोई कह रहा था कि जनता कानून कैसे बनाएगी? नहीं, कानून तो विधायक ही बनाएगा। जनता सिर्फ बने हुए विधेयक पे वोटिंग देके पारित खारिज करेगी कि उसे पसंद आया कि नहीं आया जो तुम बनाए हो। बड़े तोप समझ रहे अपने आप, पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो हटाओ। जनता बाहर कर दे तो जनता ही से सुझाव पूछ लो, क्यों ना राजू भाई क्या चेंज चाहते हो? तो जनता खुद ही चिल्लाएगी, हाँ इसमें से बदलो, तो बदल के रखो उसको। तो देखिए, जिस दिन राजा ईमानदार होगा उस दिन वो सबको वोटिंग करा के ही करेगा। हमारे संगठन में सर्वत्र जनतंत्र लागू है। जिस भी संगठन का ईमानदार अध्यक्ष होगा वो सब वोटिंग करा के ही करेगा। जिस भी राष्ट्र का ईमानदार कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होगा वो वोटिंग के बिना कोई काम नहीं कराएगा। क्यों? हर बात जो करनी है उसकी वोटिंग कराओ। जैसे मान लो G20 करना है तो पहले पूरे देश में वोटिंग तो करा लो। कहो जनता मना कर दी थी कि यहाँ कहाँ खर्चा बढ़ा रहे हो फालतू, वहां जाओ उधर दूसरे देश में जिसके पास फालतू पैसा है वहां करो। यहाँ स्कूल तो बना नहीं रहे हो, उतना बड़ा भारत मंडपम बना रहे, न यहाँ शिक्षा है न रोजगार है। हा? ग्राम पंचायतों में अभी तक विद्यालय नहीं बना, 70-75 साल निकल गए आजादी के बाद। आजादी के पहले भी मुगल लोग, ना अंग्रेज 200 साल बनाए, ना मुगल बनाए, ना उसके बाद और जो भी चुगल थे उनने नहीं बनाए। तो ये सारे मुगल चुगल सब शासन कर चुके। न ग्राम पंचायत में स्कूल है, न ग्राम पंचायत में आवासीय कॉलोनी उन्होंने बनाई, न ग्राम पंचायत को उद्यम लगा के दिया, रोजगार नहीं दिया आज तक। तो न शिक्षा, न रोजगार, और न आवासीय सुविधा, और न चिकित्सालय संरक्षण आदि। तो जब जनता को कुछ दे ही नहीं रहे हो तो फिर राजा किस बात की? रक्षति इति राज्यम, जो रक्षा करे वही राज्य करे, रक्षा कर ही नहीं रहे और उतर भी नहीं रहे गद्दी से, क्योंकि जनता के हाथ में पावर ही नहीं कि उतार दे तुमको। तो जिस दिन लोकतंत्र लागू होगा पृथ्वी के किसी एक भी राष्ट्र में, तो आप पक्का समझ लो कि युद्ध और हथियार और अलग अलग राष्ट्र और नौटंकी ये सब अपने आप खुद ही खत्म हो जाएगा, गोला बारूद भी बंद हो जाएगा। हाँ? मिसाइलें, ये सब खत्म हो जाएगा। युद्ध की तैयारी आवश्यकता ही नहीं, जनता को ही करना है, तो लड़ने किससे जाओगे? जब दोनों देश